हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के 2023 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फीटर, टर्नर, वेल्डर के रहने वाले हैं। और ये सेट 15 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 14 सेट दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका इन सभी का वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाना वीडियो के नाम से है। और यहाँ से 5 यानी कम से कम 5 से 6 नंबर तो पक्के आपके 100% यहीं से पूछे ही जाएंगे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। अधिक से अधिक इससे ज़्यादा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हार्ड धातुओं के टर्निंग के लिए किस एंगल का निर्माण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निगेटिव रेक एंगल का निर्माण किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो हार्ड धातुओं के टर्निंग के लिए निगेटिव रेक एंगल का निर्माण किया जाता है। अगला है, यह एंगल टूल के कटिंग एज की नोज की ओर टेपर में बना होता है। अगला है, यह एंगल प्रायः हार्ड धातुओं की टर्निंग के लिए तथा झटका देने वाले कार्यों के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस एंगल की वजह से चिप्स फिसल कर गिर जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि साइड रेक एंगल के कारण। और ये जो प्रश्न जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो साइड रेक एंगल की वजह से चिप्स फिसल कर गिर जाते हैं। अगला है, यह एंगल प्रायः टॉप रेक एंगल को साइड की ओर टेपर में गाइड करके बनाया जाता है। अगला है, कटिंग टूल को पकड़ने तथा लेकर चलने वाले भाग को टूल पोस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, BIS के अनुसार फ्रंट रिलीफ एंगल का मान कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 6 डिग्री से 10 डिग्री होता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो BIS के अनुसार फ्रंट क्लियरेंस एंगल का जो मान होता है वो 6 डिग्री से 10 डिग्री होता है। अगला, इसको फ्रंट रिलीफ या रिलीफ एंगल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, पार्टिंग ऑफ टूल पर किस प्रकार का क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैक क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2013 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्टिंग ऑफ टूल पर बैक क्लियरेंस एंगल दिया जाता है। अगला, इस प्रकार पार्टिंग ऑफ क्रिया करते समय जॉब में टूल के बीच क्लियरेंस बन जाता है और कार्य आसानी से संपन्न हो जाता है। अगला है, कार्बाइड टूल हाई स्पीड टूल की अपेक्षा 3 गुनी अधिक गति पर प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस फीड का प्रयोग प्रायः स्टेप टर्निंग के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुदैर्ध्य भरण, यानी कि अनुदैर्ध्य फीड के लिए। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो रफ टर्निंग करते समय
जॉब का व्यास साइज से कुछ अधिक होता है। अगला है टर्निंग में अच्छे फिनिश को प्राप्त करने के लिए स्पीड को कम तथा फीड को भी कम रखा जाता है। अगला है इसमें बनने वाले कार्यखंड बेलनाकार होते हैं, इसलिए इसे सिलिंड्रिकल टर्निंग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लेथ स्पिंडल में होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बाहरी थ्रेड होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2018 में पूछा गया प्रश्न है। फ्रेंड्स, मैंने खजाने वाले वीडियो में मैंने टूल्स और वो किस मटेरियल का बना हुआ होता है उस पर वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वाले वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर आपके पक्के पूछे ही जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो लेथ स्पिंडल में बाहरी थ्रेड होता है। अगला लीड स्क्रू निकल स्टील की एक लंबी शाफ्ट होती है जिस पर एकमी जो चूड़ी होता है वो कटी होती है, और इसका एंगल कितना होता है एकमी चूड़ी का, तो 29 डिग्री होता है। अगला है यह एप्रीन के बीच से गुजरता है। अगला है लीड स्क्रू का उपयोग भिन्न भिन्न पिच की चूड़ियाँ काटने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार की खराद का प्रयोग उत्पादन कार्य में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कैप्स्टन व टूरेंट लेथ। और ये जो प्रश्न है वो 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कैप्स्टन व टूरेंट लेथ का प्रयोग उत्पादन कार्य में किया जाता है। अगला है यह मशीन विशाल उत्पादन के लिए अधिक उपयुक्त है। अगला है इसमें एक साथ कई डाई कार्य करते हैं। अगला कैप्स्टन लेथ पर टूल की सेटिंग करने के लिए अनुभवी कारीगर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जॉब को उत्केंद्रित चलाने के लिए जॉब को पकड़ने हेतु निम्नलिखित पद्धति का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फोर्जा चक्र का। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्जा चक्र में 4 जबरा होता है। अगला है यह वृत्ताकार होता है। अगला है यह कास्ट आयरन का बना होता है। अगला इसका दूसरा नाम डॉग चक भी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लेथ मशीन के भाग का नाम बताएं जो कर्तन उपकरण को पकड़ने और चलने की रीति को उपलब्ध कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कैरेज। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो कैरेज कर्तन उपकरण को पकड़ने और चलने की रीति को उपलब्ध करता है। अगला है कटिंग टूल को सहायता देने का काम कैरेज करता है। अगला है विभिन्न दिशा में गति करने के लिए कैरेज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लेथ मशीन के किस भाग में हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बेड। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो लेथ मशीन के बेड पर हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। अगला है लेथ का जो बेड होता है वो कास्ट आयरन का बना होता है। अगला है टेल स्टॉक भी जो होता है वो भी कास्ट आयरन का बना होता है। अगला है टेल स्टॉक को हैंड व्हील के द्वारा आगे पीछे किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में किस टोंग का प्रयोग हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग के समय किया जाता है। तो
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि साइड टोंग। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो साइड टोंग का प्रयोग हेक्सागोनल बोल्ट की फोर्जिंग के समय किया जाता है। अगला है एंगल आयरन टोंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके द्वारा एंगल आयरन को पकड़ने में आसानी होता है। अगला है हैमर टोंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके द्वारा पकड़ी गई वस्तु चोट पड़ने पर छिटकती नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में किस तापमान पर लो एलॉय स्टील को फॉर्ज की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एलॉय स्टील की फोर्जिंग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर की जाती है। अगला है लो कार्बन स्टील का फोर्जिंग जो होता है वो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पर की जाती है। अगला है हाई स्पीड स्टील का फोर्जिंग तापमान लगभग 950 डिग्री सेंटीग्रेड से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला है माइल्ड स्टील को हम लो कार्बन स्टील भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा रंग एक हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग तापमान को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हल्का पीला। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो हल्का पीला हाई कार्बन स्टील की फोर्जिंग तापमान को दर्शाता है। अगला है हाई कार्बन स्टील का फोर्जिंग तापमान जो होता है वो 900 डिग्री सेंटीग्रेड से 1150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला है प्लेन कार्बन इस्पात का फोर्जिंग जो तापमान होता है वो 800 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला है माइल्ड स्टील का जो फोर्जिंग जो तापमान होता है वो 800 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। फोर्जिंग के पश्चात जॉब की धातु के किन गुणों में विकास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि यांत्रिक गुणों में विकास होता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्जिंग के बाद धातु के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का विकास होता है। अगला है किसी भी धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके उस पर दबाव डालकर विरूपण करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को फोर्जिंग कहलाती है, फिर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फोर्ज में ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक हवा भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो फोर्ज में ईंधन को जलाने के लिए आवश्यक हवा भेजने के लिए ब्लोअर का प्रयोग किया जाता है। अगला है ट्रवियर द्वारा ब्लोअर से वायु की सप्लाई लोहारी चूल्हे में की जाती है। अगला है परत धातु वस्तु के किनारे को मोड़कर सख्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो होनिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राउंड बार को हॉरिजेंटल पकड़ने के लिए निम्न में से कौन सी सिंडासी प्रयोग की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राउंड सिंडासी का प्रयोग किया जाता है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया वो प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो राउंड बार हॉरिजेंटल पकड़ने के लिए राउंड सिंडासी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। स्टील के उचित तापमान की पहचान उसके
किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रंग के द्वारा की जाती है। और ये जो प्रश्न जो है वो 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टील के उचित तापमान की पहचान उसके रंग के द्वारा की जाती है। अगला है, फोर्जिंग भट्ठी में जब लाल जॉब को और अधिक तापमान दिया जाता है तो वह अपना निश्चित रंग बदलता रहेगा। अगला है, जब 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान दिया जाता है तो जॉब सफ़ेद रंग का नज़र आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसके द्वारा किसी भी जॉब की लंबाई या चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है। यह कथन फोर्जिंग में की जाने वाली निम्न में से किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ड्राइंग आउट। और ये जो प्रश्न जो है वो 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्राइंग आउट के द्वारा किसी भी जॉब की लंबाई या चौड़ाई बढ़ाया जा सकता है। अगला है, यह सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली प्रक्रिया है। अगला है, यदि जॉब की मोटाई व चौड़ाई दोनों ही घटानी हो और लंबाई बढ़ानी हो तो इसे कम समय में करने के लिए फूलर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रिटर्न स्टॉक को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आइडल स्टॉक के नाम से जाना जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो रिटर्न स्टॉक को आइडल स्टॉक के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, हाई स्पीड स्टील टूल की अपेक्षा कार्बाइड टिप्ड टूल अधिक उपयोगी होती है क्योंकि पहला है, यह अधिक गर्मी सहन कर सकता है। दूसरा है, कटिंग एज शार्प बना रह सकता है। तीसरा है, कटिंग स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ड्राइंग आउट की विलोम प्रक्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अपसेटिंग। अब जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ड्राइंग आउट की विलोम प्रक्रिया अपसेटिंग होती है। अगला है, ड्राइंग आउट के द्वारा किसी जॉब की लंबाई या चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता है। अगला है, जब कार्य वस्तु की लंबाई को कम करके उसकी मोटाई को बढ़ाया जाए तो इस प्रक्रिया को अपसेटिंग कहते हैं। अगला है, बड़े आकार के बोल्ट बनाने में ऑफसेटिंग फोर्जिंग का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और फ्रेंड्स, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी तक आप लोगों ने खजाने वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख लें, क्योंकि 5 से 6 नंबर यानी 5 से 6 नंबर तो आपके 100% यहीं से पूछे ही जाएंगे, यानी कि इससे ज़्यादा प्रश्न भी पूछा जा सकता है। इसीलिए इस वाले वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।